हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 6 आज स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। और इसका पहला टॉपिक 6.1 assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसी डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर जैन शब्बीर। अच्छा, टॉपिक का नाम है assumptions ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, assumptions ऑफ KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन इससे पहले हम थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, जो कि बुक में मेंशन है। चैप्टर का नाम ही यही है, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, ये थर्मोडायनामिक्स क्या है? इसे अगर मैं दो हिस्सों में स्प्लिट करूं तो पहला वर्ड है थर्म और दूसरा है डायनामिक्स। थर्म का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी टेम्परेचर रिलेट कर पा रहे हैं इजीली। तो थर्म का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब है मोशन। तो थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें मैं हीट की कन्वर्जन को डिस्कस करता हूँ कि हीट को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो स्पेसिफिकली मैं वो डिस्कस करता हूँ। डेफिनेशन देखना, थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप, एक बात, दैट डील विद द रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जो हीट है उसकी अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ उनका जो रिलेशन बनता है उसे हम स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ये मेरे पास एक पिस्टन है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में पिस्टन है और यहाँ पे मेरे पास कुछ गैसेज है। अच्छा, जैसे ही मैं गैसेज को जलाऊंगा ना, यहाँ पे हीट एनर्जी की वजह से हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस करूंगा, तो होगा क्या, गैसेज जो सिलेंडर में मौजूद है वो एक्सपैंड करेंगी, फैलेंगी। यहाँ पे मैंने हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो गैसेज क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगी। तो एक्सपेंशन की वजह से क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी जिसे क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, हीट एनर्जी दी और मैंने यहाँ पे इन रिटर्न में वर्क डन गेट कर लिया, मोशन गेट कर लिया। तो हीट को मैंने वर्क डन में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे बेसिकली कन्वर्जन ऑफ हीट है इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक और एग्जांपल है, ये मेरे पास एक टैंक है, टैंक में मेरे पास पानी है, नीचे से मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ क्यू, क्यू हीट को क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, हीट की वजह से पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा। जैसे वो स्टीम बनेगी मैं इसके आगे टरबाइन रख दूंगा, स्टीम टरबाइन के साथ स्ट्राइक करेगी टरबाइन के ब्लेड्स के साथ, तो टरबाइन रोटेट करने लग पड़ेगी, ये भी मोशन में आ गई। तो यहाँ पे भी मैंने हीट को वर्क में कन्वर्ट कर लिया। तो बेसिकली कन्वर्जन ऑफ हीट को, स्पेसिफिकली कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, स्पेसिफिकली इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल डेफिनेशन क्या, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, दैट डील विद द रिलेशनशिप एंड कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब चलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। मैंने टॉपिक का नाम क्या, असम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक, केटीजी का मतलब क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है क्या, पहले तो ये देख लेंगे फिर ये असम्पशंस देखेंगे ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, ये एक्सप्लेन करती है मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ गैसेस। गैसेस का मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर से मेरी मुराद है उन गैसेस का प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इससे मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करती है, कैसे, बेस्ड ऑन द मोशन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनके मोशन के बिहाफ पे हम एक्सप्लेन करते हैं मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ गैसेस, जिसमें मेरे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह एक्सेट्रा शामिल है। फिर से दोबारा बता रहा हूं, मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है ना, उसके बिहाफ पे हम एक्सप्लेन करते हैं मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ गैसेस, जिसमें मेरे पास प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह शामिल है। फॉर एग्जांपल, अच्छा ये डेफिनेशंस वगैरह हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। एट द मोमेंट जो है वो टॉपिक में डिस्कस नहीं है, लेकिन हम आगे जैसे प्रोसीड करेंगे तो ये डेफिनेशंस हमारे सामने आती जाएंगी। सबसे पहले है टेम्परेचर की डेफिनेशन। टेम्परेचर को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से? तो टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। हम टेम्परेचर को एक्सप्लेन करते हैं, गैस का टेम्परेचर कितना होगा, जितनी ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स की मोशन होगी ना, ये जितनी ज्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ज्यादा उनका क्या होगा, टेम्परेचर। मतलब फॉर एग्जांपल जो गैस के मॉलिक्यूल्स बड़ी स्पीड से आते हैं और स्ट्राइक करते हैं, तो इनके मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उसे मैं कहूंगा कि यहाँ पे गैस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा। मैं क्या कह रहा हूँ, मोशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बिहाफ पे हम एक्सप्लेन करेंगे मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ गैसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स की मोशन के बिहाफ पे हम मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे। तो टेम्परेचर को कैसे एक्सप्लेन किया, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा उनका क्या होगा, टेम्परेचर।
तो मोशन की भी आप एक्सप्लेन किया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। प्रेशर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जितनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा एक पार्टिकल, जितनी ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा दीवारों पे, लेट्स सपोज ये मेरे पास कंटेनर है, कंटेनर में है गैसेस, ये गैसेस जाते हैं और दीवारों के साथ स्ट्राइक करते हैं। तो स्ट्राइक करते हुए जितनी ज्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, मतलब उतना ज्यादा प्रेशर को एक्सर्ट करेगा। तो पार्टिकल्स की मोशन की भी आगे हमने प्रेशर को भी डिस्क्राइब कर लिया। फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस ऑन द वॉल ऑफ अ कंटेनर। वॉल्यूम कैसे? स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल जितनी ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे उतना ज्यादा उनका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो बेसिकली हम पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल से और उनकी मोशन से डिस्क्राइब कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर, जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह एक्सेट्रा शामिल है। अब चलते हैं assumptions। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की assumptions क्या है? अच्छा, assumptions यही है, हम अज्यूम करते हैं, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता, इसी वजह से assumptions लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे, पहली assumption है गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। जो गैस के पार्टिकल होते हैं ना वो हमेशा कांस्टेंट और रैंडम मोशन में, मतलब ये जो गैस के पार्टिकल है यहाँ पे मेरे पास, ये रैंडमली कहीं पे भी जा सकते हैं और ये हमेशा मोशन में होंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि गैस का पार्टिकल रुका हुआ तुम लोगों को मिल जाए, वो हमेशा मोशन में होंगे और रैंडमली कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो रैंडमली कहीं पे भी जा रहे हैं, रैंडमली कहीं पे भी जा रहे हैं। तो पहली बात मैंने ये लिखी हुई है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो परपेचुअल मोशन में होंगे, हमेशा मोशन में होंगे, मोशन फॉर एवर। पहला पॉइंट क्या है इसमें? परपेचुअल मोशन। दूसरा है पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। जो पार्टिकल्स है ना, जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे अनटिल और अनलेस के वो किसी दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड करें तो वो उनकी डायरेक्शन चेंज कर दे, या वो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जाकर स्ट्राइक करे तो उससे डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर ये नहीं होता तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेंगे। तो गैस पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, हमेशा रैंडम मोशन में होंगे, मतलब वो परपेचुअल हमेशा ही मोशन में होंगे। और दूसरा हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे अनटिल और अनलेस के वो कोलाइड करें किसी अदर मॉलिक्यूल या वॉल ऑफ कंटेनर के साथ। दूसरा मैंने यहाँ पे असम्पशन लिखी हुई है नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ द नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल, यहाँ पे ओपी आएगा, नेग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल। देखो अगर मैं टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम की बात करूं ना, गैस का जो टोटल वॉल्यूम है वो इंडिविजुअल एक छोटे पार्टिकल के मॉलिक्यूल से फार फार ग्रेटर देन होता है। ये जो टोटल वॉल्यूम है कंटेनर का वो इंडिविजुअल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल से बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है एक पार्टिकल का, जो इंडिविजुअल वॉल्यूम है मैं उसे कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो मैं उसे निग्लेक्ट करूंगा और मैं हमेशा ये इमेजिन करूंगा कि वो मेरे पास एक पॉइंट मैसेज है, मतलब मैं उन्हें पॉइंट ही इमेजिन करूंगा। पॉइंट ऐसी चीज जिसका वॉल्यूम ही नहीं होता, वॉल्यूम निग्लेक्ट कर दूंगा ना। एक पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं मैं कभी फाइंड आउट करूंगा, हमेशा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करूंगा कि गैस का टोटल वॉल्यूम क्या, कभी भी एक पार्टिकल का नहीं फाइंड आउट करूंगा। पार्टिकल्स आर कंसीडर्ड टू बी पॉइंट मैसेज, तो हमेशा मैं इन्हें पॉइंट मैसेज कंसीडर करूंगा। क्यों? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज फार फार ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो ये दो असम्पशंस है, बाकी असम्पशंस को मैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लो। अच्छा, तीसरी असम्पशन है मेरे पास, जो मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस है उनके दरमियान कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं है, वो एक दूसरे पे कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं लगा सकते। ये बेसिकली असम्पशन है, ठीक है। असम्पशन के असम्पशंस को डिस्कस करें। नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, ना तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा सकते हैं ना रिपल्सिव फोर्सेस। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ तभी फोर्स लगा सकते हैं जब ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। ये मॉलिक्यूल आगे जब इसके साथ हिट करेगा तो तभी फोर्स लगाएगा, वरना इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है ना रिपल्सिव फोर्सेस। लेकिन रियल गैसेस, ये जंक्शन है ना बेसिकली, लेकिन रियल गैसेस में तुम लोगों को पता है कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो एग्जिस्ट करती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। वाटर के मॉलिक्यूल्स हो, गैस के मॉलिक्यूल हो, सॉलिड हो, उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। लेकिन हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस। चौथा है इलास्टिक कोलिजन। तो जब भी ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ, जब भी ये मॉलिक्यूल इसके साथ जाके हिट करेगा ना, तो ये हमेशा इलास्टिकली कोलाइड करेगा। इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन है जिसमें बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉल को यहाँ से ड्रॉप करूं तो क्या करेगा, ग्राउंड के साथ हिट करेगा। अगर हिट करने के बाद वो एग्जैक्टली इसी हाइट पे वापस आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो कोलिजन है इसमें बॉडी की कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुई, जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ गया था उसी काइनेटिक एनर्जी के साथ वापस आ गया, उसी हाइट पे वापस आ गया। तो इस कोलिजन में कोई काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, इसे मैं इलास्टिक कोलिजन बोलूंगा। लेकिन रियल लाइफ में इन इलास्टिक कोलिजन होती है ना, अगर मैं बॉल को ड्रॉप करूं तो कोलाइड करने के बाद उसकी हाइट कुछ ना कुछ कम होती है, और जैसे वो फर्दर कोलाइड करता रहता है तो क्या होता है, उसकी हाइट मजीद कम होती जाती है और अंटिल यहाँ तक कि वो ग्राउंड के साथ ही स्टिक हो जाता है, डैम्पिंग हो जाती है ना।
तो वो इनइलास्टिक कोलिजन है। लेकिन यहाँ पे मैं इमेजिन करूंगा कि जब एक पार्टिकल जाके हिट करेगा, कोलाइड करेगा, वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी। तो कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नंबर 5, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पे इमेजिन किया जाएगा कि जो गैस है उसके बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो यार एक इंडिविजुअल पार्टिकल के साथ तो नहीं मैं डील कर सकता। तो यहाँ पे ये मुझे अलाउ करता है, चूंकि बहुत ज्यादा पार्टिकल है, तो ये मुझे अलाउ करता है कि यहाँ पे मैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स या स्टैटिस्टिकल टूल्स को अप्लाई कर सकता हूँ। स्टैटिस्टिकल टूल्स में मेरे पास एवरेज आ जाता है, मीन आ जाता है, आरएमएस वैल्यूज आ जाती हैं, तो ये सारी चीजों को मैं अप्लाई कर सकता हूँ ताकि मैं अपने रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर सकूँ। अच्छा, जो पिछली फर्स्ट ईयर थी ना, उनमें डेरिवेशन जब हम करते थे तो वहां पे हम बकायदा अप्लाई करते थे, मीन स्क्वायर वैल्यूज अप्लाई करते थे, एवरेज मीन वगैरह लेते थे इन सारे पार्टिकल्स का, तो वहां पे हम बकायदा स्टैटिस्टिकल मेथड को डिस्कस करते थे। लेकिन वो डेरिवेशन न्यू फर्स्ट ईयर में बुक में डिस्कस नहीं है। अच्छा, छठी अजम्पशन क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ना, उतना ज्यादा उनका टेम्परेचर होगा, है ना। ये मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो टेम्परेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जितनी ज्यादा इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, जितनी ज्यादा स्पीड के साथ, जितनी ज्यादा मोशन के साथ ये जाते हैं, कोलाइड करते हैं, तो मतलब उतनी ज्यादा इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो मैं बोलूंगा उनका टेम्परेचर भी उतना ही ज्यादा है। और ये रिलेशन आया क्यों है, कैसे आया? तो हम बेसिकली करते हैं कि सिंस मोशन ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, हमें पता है कि अगर ये मेरे पास कंटेनर है और यहाँ पे अगर मैं इसे हीट अप करूँ तो होगा क्या, जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है वो टेम्परेचर की वजह से उनकी मोशन इंक्रीज करती है। तो यहाँ पे ये रिलेशन हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश कर लिया कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। जितना ज्यादा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उतनी ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। एब्सोल्यूट टेम्परेचर से मुराद केल्विन स्केल वाले टेम्परेचर की बात है। 3 स्केल होते हैं ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, और भी होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केल्विन टेम्परेचर वाले स्केल की बात करेंगे। तो जो केल्विन टेम्परेचर वाला स्केल होगा वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। अच्छा, सातवां है प्रेशर ड्यू टू पार्टिकल कोलिजन। जब मेरे पास एक पार्टिकल जाता है और किसी चीज के साथ कोलाइड करेगा तो वहां पे वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जाएगा। तो जब भी किसी चीज के साथ कोलाइड करेगा तो वहां पे वो फोर्स लगाएगा और अल्टीमेटली फोर्स की वजह से प्रेशर होगा। यही बात लिखी है, पार्टिकल एक्सर्ट अ फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के वक्त जो पार्टिकल है वो फोर्स को एक्सर्ट करेंगे, और कितनी फोर्स को एक्सर्ट करेंगे उसका फॉर्मूला है F इक्वल्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना उसका मोमेंटम चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कोलिजन। यहाँ पे ये फॉर्मूला में मेरे पास जो टी है वो मेरे पास टाइम ऑफ कोलिजन। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास पार्टिकल आता है और इस दीवार के साथ हिट करता है और वापस आ जाता है। तो जितने टाइम के लिए दीवार के साथ कांटेक्ट में रहा ना, ये टाइम टी वो है। और जितना इसका मोमेंटम चेंज हुआ, पहले इसका जो मोमेंटम था वो p1 था, आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम p2 हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ से मेरे पास आ जाएगा। और जितने टाइम के लिए दीवार के साथ कांटेक्ट में रहा ना, कांटेक्ट टाइम है, टाइम ऑफ कोलिजन है, तो ये जो कांटेक्ट टाइम है उसके साथ मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास फोर्स आ जाएगी कि कितनी फोर्स इस पार्टिकल ने एक्सर्ट की। अच्छा, 8वां पॉइंट है टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल। कि ये जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, पार्टिकल जाता है दीवार के साथ हिट करता है, तो ये जो टाइम ऑफ कोलिजन या ये जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बड़ा नेग्लिजिबल है। अगर नेग्लिजिबल है तो इसके साथ भी मैं डील नहीं कर सकता। तो इसकी बजाय मैं डील करता हूँ टाइम ऑफ कोलिजन की बजाय टाइम बिटवीन कोलिजन, कि पार्टिकल जाता है और वापस आता है, तो कोलिजन के इन बिटवीन कितना टाइम लगा मैं उसके साथ डील करता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास फॉर्मूला था कि एक पार्टिकल कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक सिंगल पार्टिकल कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसका फॉर्मूला चेंजिंग मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ कोलिजन। लेकिन इसी फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसकी बजाय टाइम ऑफ कोलिजन की बजाय मैं इस्तेमाल करूंगा टाइम बिटवीन कोलिजन। जब मैं टाइम ऑफ कोलिजन की बजाय टाइम बिटवीन कोलिजन इस्तेमाल करूंगा ना इस फॉर्मूला में, तो ये फॉर्मूला फिर मुझे एक सिंगल पार्टिकल का एग्जैक्ट फोर्स नहीं बताएगा, बल्कि एक एवरेज फोर्स बताएगा कि हर एक पार्टिकल जो जाता है दीवार के साथ हिट करता है तो वो एवरेज कितनी फोर्स लगाता है। तो ये मेरे पास वो फॉर्मूला आएगा, एवरेज फोर्स विच इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय द टी डैश विच इज इक्वल टू टाइम बिटवीन कोलिजन। ये हम बेसिकली ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एवरेज फोर्स आ जाती है, तो इसे हम यूटिलाइज करेंगे और अल्टीमेटली हम अपनी डेरिवेशंस में इसी को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना हम बेसिकली इमेजिन क्या करते हैं ना, जब हम टाइम बिटवीन कोलिजन लेते हैं ना, तो इस फॉर्मूला में हम टाइम बिटवीन कोलिजन इस बिहाफ पे पुट करते हैं कि हम लेते तो टाइम बिटवीन कोलिजन नहीं है, लेकिन इमेजिन ये करते हैं कि पार्टिकल्स जा रहे हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जा रहे हैं, दीवार के साथ हिट कर रहे हैं, तो वो जो कॉन्टेक्ट टाइम है हर एक पार्टिकल का
उससे उसको हम इमेजिन करेंगे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स गए तो जो टोटल कॉन्टैक्ट टाइम होगा, एक पार्टिकल गया थोड़ा सा कॉन्टैक्ट टाइम, दूसरा गया थोड़ा सा, तीसरा गया, यहां तक कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स गए तो जो टोटल कॉन्टैक्ट टाइम है ना, टोटल कॉन्टैक्ट टाइम वो मेरे पास टाइम बिटवीन कोलिजन ही के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला में टाइम ऑफ कोलिजन ही लेंगे, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ही लेंगे, लेकिन हम करते क्या है कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का जो टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है उसे टाइम बिटवीन कोलिजन के बराबर रख लेते हैं और यहाँ पे टाइम ऑफ कोलिजन की बजाय टाइम बिटवीन कोलिजन को पुट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो बहरहाल अगर ना भी समझ लगे तो हमने तो बस ये सिंपल एक पॉइंट को इमेजिन रिमेंबर रखना है ना। पॉइंट क्या है, टाइम ऑफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल, टाइम ऑफ कोलिजन बड़ा ही माइन्यूट होता है, तो उसकी बजाय मैं टाइम बिटवीन कोलिजन लेता हूँ। तो टाइम बिटवीन कोलिजन लूंगा तो फिर मेरे पास एग्जैक्ट फोर्स नहीं आएगी एक पार्टिकल की, बल्कि एवरेज फोर्स आएगी, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी जा रहे हैं तो वो एवरेज कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं मेरे पास उसका फॉर्मूला आएगा। अच्छा, अब लास्ट पे है ये 8 assumptions थी, 8 के 8 हमने देख ली। अब लास्ट पे है लिमिटेशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अभी तुम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को निग्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत सी इलास्टिक कोलिजन को मेजर कर रहे हैं, जो कि रियल गैसेस में ऐसा नहीं होता। तो यही बात है कि ये जो assumptions है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की, ये होल्ड ट्रू है, ये वैलिड है, एग्जैक्टली वैलिड है ओनली फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस के लिए वैलिड है। आइडियल गैसेस ऐसी गैसेस हैं जिनके दरमियान कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, इलास्टिक कोलिजन होती है, तो आइडियल गैसेस के लिए है बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लेकिन रियल गैसेस में क्या होता है, एग्जैक्टली में रियल गैसेस में क्या होता है, वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उनका फाइनाइट मोलिकुलर वॉल्यूम होता है। आइडियल गैसेस में तो मैंने ये कह दिया ना काइनेटिक थ्योरी में कि जो मोलिक्यूल, जो इंडिविजुअल वॉल्यूम होगा ना मोलिक्यूल का, वो बड़ा ही थोड़ा है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, तो उसे मैं निग्लेक्ट कर दूंगा। लेकिन रियल गैसेस में जो मोलिकुलर वॉल्यूम होता है वो मैटर करता है, फाइनाइट मोलिकुलर वॉल्यूम होता है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रियल गैसेस के लिए वैलिड नहीं है, ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैसेस। और स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं वैलिड जब हम हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के साथ डील कर रहे हैं। मेरे पास एक कंटेनर है, अगर इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब होंगे, और अगर टेम्परेचर में बहुत थोड़ा रखा हुआ तो पार्टिकल और ज्यादा करीब होंगे, है ना। इमेजिन करो ना, कंटेनर है मेरे पास, टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो गैसेस बहुत दूर दूर होंगे, है ना। और अगर मेरे पास टेम्परेचर बड़ा कम होगा, पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होंगे, और अगर प्रेशर भी बहुत ज्यादा होगा, पार्टिकल और ज्यादा करीब होंगे, तो उस सूरत में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो पार्टिकल एक्सर्ट करेंगे ना एक दूसरे पे, वो बहुत ज्यादा होंगे। तो तब तो बिल्कुल भी नहीं है केटी जी वैलिड, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वैलिड। अच्छा, केएमटी भी बोला जाता है, काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी। केएमटी मेरे पास उसमें सारी आ जाती हैं, लिक्विड गैसेस और सॉलिड, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम सिर्फ और सिर्फ गैसेस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो स्पेशली एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे तो ये जो अजम्पशन है ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये बिल्कुल भी नहीं वैलिड, क्योंकि वहां पे ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो बच्चों, ये था आज का लेक्चर, जहां पे हमने थर्मोडायनामिक्स से स्टार्ट किया, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसकी डेफिनेशन देखी, फिर अजम्पशंस थी 8 इंपॉर्टेंट थी, आखिरी वाली तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और लास्ट पे लिमिटेशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस व्हिच इज होल्ड ओनली फॉर आइडियल गैसेस। होप सो कि तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।